नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक। लेकिन एक किशोर अवस्था ऐसी होती है जिसमें शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। हम बचपन से अब बड़े में कन्वर्ट होते हैं, तो ये एक किशोर अवस्था होती है जो 12 वर्ष से अधिक, लेकिन 18 वर्ष से कम, तो ये किशोर अवस्था कहलाती है। इस दौरान चूंकि शारीरिक व मानसिक परिवर्तन आते हैं, तो किशोरों के प्रति अपराध हो भी सकते हैं और वो अपराध कर भी सकते हैं। तो यदि किशोर द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है, तो उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल लीगल नॉलेज विद एडवोकेट पवन तिवारी पर आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दोस्तों, बचपन से जब हम किशोर अवस्था में कदम रखते हैं, तो शारीरिक व मानसिक विकास होता है, हड्डियां भी बढ़ती हैं, हार्मोन्स उसमें भी बहुत चेंजेस आते हैं। ये सभी परिवर्तन आते हैं, सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आते हैं। तो इस दौरान हम यदि गलत संगत में पड़ जाएं और उसके चलते हम कोई अपराध कर बैठें, या हमारे विरुद्ध कोई अपराध हो जाए, कोई बच्चा बच्चों के साथ पिटाई कर दे, तो तब क्या कानूनी प्रक्रिया होगी? या किसी बड़े व्यक्ति की भी लड़ाई हो रही है, जो वयस्क व्यक्ति है या परिवार का जो भी सदस्य, वो उसका पड़ोस में या कहीं भी झगड़ा हो रहा है, वो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो गए जो किशोर अवस्था में है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या उनकी ट्रायल वैसे ही होगी जैसे वयस्क व्यक्तियों की जो न्यायालय में चलती है? कैसी प्रक्रिया होगी, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यदि किसी भी बच्चे ने, जो किशोर है, उसने मतलब 12 वर्ष से अधिक की आयु हो गई है, लेकिन 18 वर्ष से कम है उसकी आयु, और उसने कोई अपराध किया है, तो संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत और अनुच्छेद 45 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विशेष पावर दिए गए हैं कि वो प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड का गठन करें। ये किशोर न्याय बोर्ड का गठन, जो किशोर है उनकी ट्रायल के संबंध में इसका गठन किया जाएगा कि क्या प्रक्रिया अपनाना है। चूंकि सरकार द्वारा इनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कि ये अभी ये बालिग नहीं हो, इनकी सोचने समझने की शक्ति उतनी परिपक्व नहीं हुई, यदि इन्हें अन्य व्यक्ति, वयस्क व्यक्तियों के जैसा जेल में रखा जाए या हवालात में रखा जाए, तो इनकी मानसिक स्थिति खराब होगी और ये अपराध से हटने की जगह अपराध की ओर और आगे कदम बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड बनाया जाता है, और किशोर न्याय बोर्ड में ही इनकी सुनवाई की जाएगी। किशोर न्याय बोर्ड में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होते हैं और साथ ही साथ 2 जज होते हैं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और यदि जो किशोर हैं, उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं किसी के साथ, जैसे पड़ोस में झगड़ा भी हुआ है और वयस्क बड़े व्यक्तियों का झगड़ा हुआ है और उसने जाके उनके साथ मारपीट कर दी है जो किशोर है, तो उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में किया। ये जो शुरू हुआ था किशोर न्याय बोर्ड 1986 में शुरू हुआ था। फिर इसमें संशोधन होके सन 2000 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, तो किशोर न्याय बोर्ड बालकों का संरक्षण अधिनियम इसमें जोड़ा गया। और फिर सन 2015 में, चूंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ था, निर्भया कांड, उसके बाद किशोर बालकों के संबंध में और संशोधन किए गए, जो किशोर बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बना। उसमें बहुत से परिवर्तन किए गए, कुछ आलोचनाओं का भी उसमें सामना करना पड़ा। उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी था कि जो किशोर की आयु है जो 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम है, लेकिन उसमें 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी वयस्क की श्रेणी में माना जा सकता है। ये लेकिन किन परिस्थितियों में उन्हें वयस्क की श्रेणी में माना जाएगा? चूंकि 16 से 18 वर्ष की आयु है, वो किशोर की उसमें आ रहे हैं परिधि में। इसका निर्णय जो बोर्ड है, बोर्ड उनके जघन्य अपराध को देख के करेगा। उनके द्वारा जो कोई ऐसा अपराध किया गया बहुत जघन्य है, तो बोर्ड इसका निर्णय लेगा और 16 से 18 वर्ष के जिन बच्चों ने
ऐसा अपराध किया है तो उनका ट्रायल वयस्कों के जैसे ही चलाया जाएगा। अब किशोर न्याय बोर्ड का काम ये है कि चूँकि बच्चों को हवालात में रखा नहीं जा सकता, इनके लिए यदि हवालात या जेल में रखा जाएगा, यदि उनने अपराध किया है वैसा रखा जाएगा, तो अन्य बड़े अपराधियों के साथ वो जाएँगे तो अपराध को और बढ़ावा मिलेगा। मतलब उनका सुधार होने की जगह वो अपराध बढ़ता जाएगा। इसलिए उनके लिए बाल संप्रेषण गृह बनाए गए हैं। उनमें उनको अलग से रखा जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न उनकी व्यवस्थाएँ करती हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करती है, उनकी शिक्षा से संबंधित व्यवस्था करती है, चिकित्सीय व्यवस्था करती है, जिससे वो आगे पढ़ के और अपना भविष्य बना सकें, ना कि अपराध की दुनिया में लिप्त हों। तो ऐसी व्यवस्थाएँ की जाती हैं। अब ये जो बालक पकड़ा गया है जिसने कोई अपराध किया है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? तो जो बालक पकड़ा जाता है उसके लिए पुलिस विभाग में भी एक विशेष इकाई बनाई जाती है या बोर्ड के समक्ष लाया जाता है। और जिस बालक को पकड़ा गया है उसको 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाना होगा और इसकी सूचना उसके माता-पिता को भी देना होगी कि तुम्हारे बच्चे ने ये अपराध किया है, इसको पकड़ा गया है। और साथ ही साथ परिवीक्षा अधिकारी है, उनको भी ये जानकारी देना होगी अ, जिससे वो आ सकें और अपना उस बच्चे को संबंध में जानकारी ले सकें उस बच्चे के कि उसने क्या अपराध किया है और आगे क्या प्रक्रिया अपनाना है कि उसकी क्या ज़मानत होना है, क्या उसको स्वयं के सुपुर्दनामे पे या कैसे उसको लेना है, वो क्या अपराध किया है, ये सारी जानकारी। और चूँकि बच्चे ने अपराध किया है, तो शासन द्वारा उसके सुधार को देखते हुए उसकी शिक्षा से संबंधित भी व्यवस्था की जाती है कि वो शिक्षा ले रहा था, तो किस क्लास तक पढ़ा है या नहीं ले रहा था, तो उसके एडमिशन की व्यवस्था की जाती है जिससे वो शिक्षा ले और फिर से अपराध की तरफ अग्रसर ना हो। ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएँ हैं, जो शासन द्वारा की जाती हैं। एक पुनर्वास की व्यवस्था मतलब जो बालक हैं, जो किशोर बालक हैं, उनके उनके प्रति एक मित्रवत व्यवहार किया जाता है, जिससे ये जो आपराधिक प्रवृत्ति है या उनके प्रति जो उन्होंने जो अपराध किया है किसी के भी प्रति, आगे भविष्य में वो अपराध ना करें और एक कठोर दृष्टिकोण उनके प्रति नहीं अपनाया जाता जब तक उन्होंने कोई ऐसा जघन्य अपराध ना किया हो। और साथ ही साथ चूँकि किशोर हैं तो उनको आजीवन कारावास, फांसी या 7 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। 2015 में ये काफ़ी परिवर्तन आया है कि किशोर भी ऐसी अवस्था में एक जघन्य अपराध कर देते हैं, जिससे समाज को सोचना पड़ता है कि ये तो किशोर है, लेकिन इन्होंने इतना जघन्य अपराध कर दिया है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी ऐसा अपराध नहीं कर सकता। तब उसको देखते हुए जो 16 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, उन्होंने ऐसा अपराध किया है, तो उसके संबंध में जो किशोर न्याय बोर्ड है, वो निर्णय ले सकता है कि इसका जो ट्रायल है वह इसकी तरह चलना चाहिए या नहीं। ऐसी बहुत सी उनको सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं कि भविष्य में वो अपराध की तरफ ना बढ़ें और एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। और जो सामाजिक संस्थाएँ हैं और पनिशमेंट के तौर पर उन सामाजिक संस्थाओं में उपस्थिति के लिए भी उनसे कहा जाता है कि वहाँ जाके आप ये कार्य करेंगे। तो ऐसे बहुत से पुनरुत्थान के उनके लिए काम किए जाते हैं, इलाज की व्यवस्था की जाती है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे आगे अपराध में वो आगे भविष्य में अपराध ना करें और एक सुखमय जीवन और एक अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर हों। किशोर न्याय अधिनियम में कुल 112 धाराएँ हैं और 10 चैप्टर हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष फिर से आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।